Good evening, everyone. I welcome you all back to the official YouTube channel of ज्ञान गुरुकुल सफलता की नई उड़ान। ये आपकी जेकेपी कांस्टेबल की फ्री मॉक टेस्ट सीरीज का अगला लेक्चर है। आई नो 3-4 दिन हो गए हैं कि लेक्चर नहीं डला था। आई वॉज ट्रैवलिंग एंड फ्राइडे ऑनवर्ड्स, आई थिंक थर्सडे के बाद लेक्चर डला। फ्राइडे सैटरडे संडे छुट्टी होती है, मंडे 3 दिन लेक्चर नहीं डला। माई अपॉलॉजीज फॉर द सेम। आई वॉज बिट ऑक्यूपाइड विद वर्क एंड आई वॉज ट्रैवलिंग, सो बिकॉज ऑफ दैट मैं लेक्चर रिकॉर्ड नहीं कर पाई। बट जो 3 दिन हमने यहाँ पर खोए हैं, आई विल ट्राई कि संडेज को भी लेक्चर लेकर या कुछ ऐसा करके टॉपिक्स को मर्ज करके 30 की जगह 50 क्वेश्चन या 60 क्वेश्चन करके जो है इस चीज़ को किया जा सके। आई विल जस्ट डिस्कस इट एंड लेट यू ऑल नो, राइट। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। पहले 10 वोकैबुलरी देख लेते हैं, उसके बाद 30 क्वेश्चन देख लेते हैं सार्क एंड आशियान से रिलेटेड। बिफोर बिगिनिंग, सार्क और आशियान के ऊपर जो है एक स्टैटिक जीके वाला लेक्चर जो है, 2 लेक्चर्स अलग अलग बने हुए हैं। स्टैटिक जीके बाय नाजुक मैम प्लेलिस्ट है, उसमें सार्क एंड आशियान दोनों के अलग अलग लेक्चर्स बने हुए हैं, 15-15, 20-20 मिनट के वीडियोस कॉम्प्रिहेंसिवली वहाँ पे कवर किया गया है, राइट। तो अगर आपने वो नहीं देखा है, आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि वहाँ जाओ, वो वीडियो देखो, चाहे 2x की स्पीड पे देखो, बट देखो ज़रूर। एंड वहाँ से जो है इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को कवर करो एंड फिर ये क्विज अटेम्प्ट करो। 100% क्वेश्चंस वहाँ से नहीं उठाए गए, बट हाँ, जो 50-60% वहाँ से आप कर सकते हो उठाकर, जो आप अटेम्प्ट कर सकते हो, अच्छा स्कोर कर सकते हो, तो वो करना ज़रूरी है, राइट। सो बिफोर अटेम्प्टिंग दिस क्विज, आई रिक्वेस्ट यू कि आप वो वाला वीडियो ज़रूर देखें, सार्क और आशियान का। ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड। वोकैबुलरी। सबसे पहला, बाइट द हैंड दैट फीड्स यू। उसी हाथ को काटना जो आपको खिला रहा है, यानी थाली में छेद करना या नमक हरामी करना। आप किसी को हार्म कर रहे हो, किसी को क्रिटिसाइज कर रहे हो, एक ऐसे इंसान को जो आपकी मदद करता है या आपकी जो सपोर्ट करता है। सो ही बिट द हैंड दैट फीड्स हिम बाय क्रिटिसाइजिंग हिज मेंटोर इन पब्लिक। अपने मेंटोर की, अपने गाइड की पब्लिक में, पब्लिकली उसकी बेइज्जती करके उसने उसी हाथ को काटा जो उसे खिला रहा था, जो उसे सपोर्ट कर रहा था। इन द हीट ऑफ द मोमेंट। गर्मा गर्मी में, जब आप बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हो, बहुत ज़्यादा गुस्से में होते हो कि आप साफ क्लियरली जो है सीधे तरीके से सोच नहीं पाते हो, दिमाग का इस्तेमाल नहीं कर पाते हो। तो शी सेड सम थिंग्स इन द हीट ऑफ द मोमेंट दैट शी लेटर रिग्रेटेड। गर्मा गर्मी में इमोशनल होके बिना सोचे समझे उसने कुछ ऐसी बातें कही जो उसे नहीं कहनी चाहिए थी, और बाद में उसको उस चीज़ का पछतावा भी हुआ कि मैंने ये क्यों बोला था। नेक्स्ट इज ऑन द बॉल। ऑन द बॉल होता है किसी भी चीज़ के लिए बहुत अलर्ट होना या किसी भी चीज़ को एकदम से रिस्पॉन्ड करना या समझना। द न्यू असिस्टेंट इज रियली ऑन द बॉल एंड ऑलवेज मीट्स डेडलाइंस अहेड ऑफ टाइम। शार्प होना मतलब तेज होना, आपको एकदम से रिस्पॉन्सिव हो, एकदम से जो है आप अंडरस्टैंड कर लेते हो, ग्रास्प कर लेते हो चीज़ों को। तो जो नया असिस्टेंट आया है या आई है, वो जो है बड़ी शार्प है, बहुत क्विक है रिस्पॉन्ड करने में, और हमेशा जो उसको काम दिया जाता है वो टाइमली उसको पूरा करती है। ओके, टेक द विंड आउट ऑफ समवन्स सेल्स टू डिफ्लेट समवन्स एंथुजियाज्म और कॉन्फिडेंस। किसी को जो है डिमोटिवेट करना, किसी को जो है उनके कॉन्फिडेंस को जो है, अरे क्या कर लोगे, कुछ नहीं कर पाओगे, हाँ हाँ ठीक है देखी जाएगी जब कर लोगे, कुछ नहीं है तुम्हारे पल्ले, कुछ नहीं है, जब ऐसी बात करते हो तो दैट इज टेकिंग द विंड आउट ऑफ समवन्स सेल्स। Her unexpected criticism took the wind out of his sails during the presentation. उसने एक्सपेक्ट नहीं करा था कि उसकी प्रेजेंटेशन देखकर वो ऐसा रिएक्ट करेगी, और उसका रिएक्शन देखकर जो उसका जो मोराल था, उसका जो कॉन्फिडेंस था, उसने एक हिट लिया। रन ऑफ द मिल। रन ऑफ द मिल का मतलब होता है कोई ऐसी चीज़ जो बहुत आम है, साधारण है, उसमें कुछ स्पेशल नहीं है। तो द मूवी वॉज जस्ट अ रन ऑफ द मिल रोमांटिक कॉमेडी, नथिंग स्पेशल। मूवी जो थी नॉर्मल एक रोमांटिक कॉमेडी थी, रोम कॉम थी, उसमें कुछ स्पेशल नहीं था, कोई ऐसा कुछ नया नहीं था, कुछ नया यूनिक नहीं था, राइट। नेक्स्ट, इसको क्या हो गया, ये हैंग कर गया, जस्ट अ मोमेंट। हाँ, पहला वर्ड है परनिशियस। परनिशियस एक एडजेक्टिव है, एक विशेषण है, नाउन को यूज करने के लिए डिस्क्राइब किया जाता है, जिसका मतलब होता है कोई भी ऐसी चीज जिसका इफेक्ट जो है खराब है, हार्मफुल है, स्पेशली जब वो आहिस्ता आहिस्ता काम करता है, उसका जो इम्पैक्ट है वो आहिस्ता आहिस्ता बहुत हार्मफुल है। सिनोनिम्स हैं डेट्रीमेंटल, डैमेजिंग या इंसिडियस। एंटोनिम्स है बेनिफिशियल, हार्मलेस या इनोक्वस। होमोफोन कोई नहीं है। सेंटेंस यूजेज है द परनिशियस इन्फ्लुएंस ऑफ मिस इन्फॉर्मेशन ऑन सोशल मीडिया कैन डिस्टॉर्ट पब्लिक ओपिनियन। तो जो
सोशल मीडिया पे जो गलत इन्फॉर्मेशन डाली जाती है, गलत तरीके से जो है न्यूज़ को पेश किया जाता है, उसका जो हार्मफुल इफ़ेक्ट है, उसका जो हार्म है, उसका जो डैमेज है, वो ये है कि वो लोगों की सोच को बहुत प्रभावित करता है और उसे तोड़ता मरोड़ता है जैसा वो चाहता है उस हिसाब से। नेक्स्ट वर्ड इज मैग्नानिमस। मैग्नानिमस इज अगेन एन एडजेक्टिव जिसका मतलब होता है एक ऐसा बंदा जो दिल का बहुत बड़ा है, बहुत दयालु है, बहुत दानी है, बहुत दयावान है और बहुत जल्दी से लोगों को माफ कर देता है, फॉरगिविंग है, स्पेशली एक ऐसे इंसान की तरफ जो उसका ओपोनेंट है, उसका राइवल है, या फिर एक ऐसा इंसान जो उससे पावर में कम है। तो सिनोनिम्स हैं चैरिटेबल, नोबल या बेनेवलेंट। एंटोनिम्स हैं सेल्फिश, पेटी या विंडिक्टिव। होमोफोन कोई नहीं है। सेंटेंस यूजेज, शी वॉज मैग्नानिमस इन विक्ट्री, प्रेजिंग अपोनेंट्स एफर्ट्स सिंसियरली। तो वो बहुत उसने बहुत हम्बल तरीके से, बहुत जेनरस तरीके से अपनी विक्ट्री को एक्सेप्ट किया और अपने साथ ही साथ अपनी जीत के साथ साथ जो उससे हारा था, जो उसका ओपोनेंट था, उसके एफर्ट्स को भी जो रिकग्नाइज किया। वर्ड है प्रोपिटियस। प्रोपिटियस एक अगेन एडजेक्टिव है विच मीन्स एक ऐसा इंडिकेटिंग अ गुड चांस ऑफ सक्सेस, यानी प्रोबेबिलिटी जो है जीतने की वो अच्छी है, फेवरेबल है, सर्कमस्टांसेस जो है वो आपको फेवर कर रही है, आपके लक, आपका लक जो है वो काम आ रहा है। सिनोनिम्स ऑस्पिशियस, प्रॉमिसिंग, फॉर्चुनेट। एंटोनिम्स इनऑस्पिशियस, अनफेवरेबल, ओमनियस। राइट, ओमिनस, सॉरी, ओमनियस नहीं, ओमियन, ओमिनस। होमोफोन्स कोई नहीं है। सेंटेंस यूजेज, द सनी वेदर वाज अ प्रॉपर्टियस साइन फॉर द आउटडोर वेडिंग। वो लोग जो है शादी जो है बाहर एक आउटडोर वेन्यू में कर रहे थे और जो सूरज का जो सनी डे था, जो सूरज निकला हुआ था अच्छे तरीके से, तो वो एक ऑस्पिशियस साइन था, वो एक शुभ चीज मानी गई, एक बड़ी ही फॉर्चुनेट चीज मानी गई कि हाँ भाई शादी जो है सफलता से सक्सेसफुली जो है बाहर वाले वेन्यू में कंडक्ट कराई जा सकती है, कोई बारिश नहीं होगी, कोई बादल नहीं है। नेक्स्ट वर्ड इज इम्पेटुअस। इम्पेटुअस अगेन एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है ऐसा एक्शन करना जहां पर आप बिना सोचे समझे या बिना परवाह किए एक्शन कर रहे हो, आप बिना उसके डिसरिगार्ड दे रहे हो कि हाँ कि सामने वाले पे क्या इम्पैक्ट हो सकता है या इसका लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंस क्या है। Synonyms are rash, impulsive and reckless. Antonyms are cautious, deliberate and thoughtful. Homophone कोई नहीं है. Sentence usage, his impetuous decision to quit his job left him scrambling for alternatives. उसने जो डिसीजन लिया था नौकरी छोड़ने के लिए वो बड़ा ही रैश था, बड़ा ही इम्पल्सिव था, स्पर ऑफ द मोमेंट वाला डिसीजन था जहाँ पे उसने सोचा समझा नहीं था कि इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं, क्या नतीजा हो सकता है। एंड बिकॉज अब उसने नौकरी छोड़ दी थी तो अब उसके पास कोई प्लान बी नहीं था और वो इधर उधर जो है हाथ मारता फिर रहा था कि अब मैं क्या करूं, राइट। एंड द लास्ट वर्ड फॉर टुडे इज इनिमिकल। इनिमिकल इज अगेन एन एडजेक्टिव विच मीन्स कोई ऐसी चीज जो अनफ्रेंडली होती है, जो आपको नुकसान पहुंचा सकती है या आपका रास्ता में बाधा बन सकती है। The synonyms are hostile, antagonistic, detrimental. Antonyms are friendly, supportive and beneficial. Homophones कोई नहीं है. Sentence usage, the new regulations were perceived as inimical to small businesses. जो नए rules लगाए गए, जो नए bylaws लेकर आए गए, तो वो ये समझा गया कि जो स्मॉल बिजनेस है उसके लिए हार्मफुल थे, उनके लिए बाधा डालने वाली बात थी, उनके फेवर में नहीं थे, उनके अगेंस्ट थे, right? So that is all for the vocabulary today. Let's proceed towards today's questions. Again repeat कर रही हूँ, आशियान और साक के questions हैं, स्टैटिक जीके की वीडियो हम इस पे बना चुके हैं, दोनों टॉपिक्स पे अलग अलग 20-20 मिनट 25-25 मिनट की वीडियो होंगी, ज़्यादा लंबी भी हो सकती हैं। तो बिफोर अटेम्प्टिंग द क्विज एटलीस्ट ट्राई एंड गो वॉच दोज वीडियोज़। नाजुक स्टैटिक जीके बाय नाजुक मैम प्लेलिस्ट है चैनल पे, वहाँ पर आपको मिल जाएंगी। सो द फर्स्ट क्वेश्चन फॉर टुडे इज When was ASEAN established? ASEAN की establishment कब हुई? 1965, 1967, 1970 या 1975? ये क्वेश्चन बहुत आसान है, ये हम ऑलरेडी वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। इसकी जो फॉर्मेशन हुई थी वो हुई थी 8 अगस्त 1967 में बाय द बैंकॉक डिक्लेरेशन। बैंकॉक कहाँ पर है? थाईलैंड में, राइट। सो रिमेंबर दिस डेट, 8 अगस्त 1967. Which document serves as a legal framework for ASEAN? ASEAN का legal framework कौन सा document है? क्या वो ASEAN Treaty है, क्या वो ASEAN Charter है, क्या वो Bangkok Agreement है, या वो Manila Framework है? तो जो document, जो legal framework है ASEAN का, वो है ASEAN Charter।
राइट 2007 में इसको अडॉप्ट किया गया था। ये लीगल और इंस्टीट्यूशनल फाउंडेशन है इस एसोसिएशन की। What is the main focus of the ASEAN Economic Community? ASEAN Economic Community का मेन फोकस क्या है? पॉलिटिकल इंटीग्रेशन, रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन, डिफेंस अलायंसेस या एनवायरमेंटल मैनेजमेंट। अब नाम में ही इकोनॉमी है तो ऑब्वियसली इट हैज टू डू समथिंग विद द इकोनॉमी ऑफ दीज कंट्रीज, तो यहाँ पर आएगा रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन, राइट? ओके। और एईसी का काम है कि एक सिंगल मार्केट क्रिएट करे और प्रोडक्शन बेस क्रिएट करे सो दैट आसियान की ग्लोबली कंपेटिटिवनेस जो है उसको बढ़ाया जा सके, जो प्रोडक्ट्स वहाँ से निकल रहे हैं। ओके, विच आसियान कंट्री इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ पाम ऑयल? पाम ऑयल अगर आपको पता हो आज की डेट में जितने भी आपके पैकेज फूड्स आ रहे हैं मोस्टली उसमें पाम ऑयल का ही इस्तेमाल होता है, चाहे वो आपके चिप्स हैं, चाहे वो आपका चॉकलेट्स हैं, हर चीज़ की प्रोडक्शन के लिए पाम ऑयल का इस्तेमाल किया जा रहा है, चाहे वो कॉस्मेटिक्स और एफएमसीजी वाले जितने प्रोडक्ट्स हैं वहीं कहीं ना कहीं पाम ऑयल का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो कौन सी आसियान कंट्री लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है पाम ऑयल की? वियतनाम, इंडोनेशिया, मलेशिया या थाईलैंड? The answer is B, Indonesia. Indonesia is the largest producer of palm oil. Okay. The ASEAN Summit 2024 will focus primarily on which of the following themes? ASEAN का जो 2024 का समिट हुआ अभी रिसेंटली हुआ है, राइट, उसके ऊपर भी एक क्वेश्चन है, अभी आने वाले टाइम में देखेंगे, आने वाली स्लाइड्स में देखेंगे। तो इसका बेसिक थीम क्या था? क्या क्लाइमेट चेंज रेजिलेंस था, क्या इंक्लूसिव ग्रोथ था, रीजनल डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन था या काउंटर टेररिज्म था? इसका जो बेसिक थीम था वो था रीजनल डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, राइट? विच कंट्री होस्ट द आसियान सेक्रेटेरिएट? कौन सी कंट्री आसियान का सेक्रेटेरिएट होल्ड करती है? थाईलैंड होल्ड करती है, इंडोनेशिया होल्ड करती है, मलेशिया होल्ड करती है, फिलीपींस होल्ड करती है। अगेन आसियान का सेक्रेटेरिएट जो है वो इंडोनेशिया में है, ठीक है, जकार्ता में। व्हाट इज द पर्पस ऑफ RCEP? रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप जो है अगेन आसियान का एक साइडलाइन इनिशिएटिव है, इंडिया ने जिसको ज्वाइन करने से मना कर दिया था। तो इसका प्राइमरी पर्पस क्या है? डिफेंस कोलैबोरेशन, इकोनॉमिक पार्टनरशिप अमंग एशियन पैसिफिक नेशंस, एनवायरमेंटल कंजर्वेशन या काउंटर टेररिज्म। अगेन इकोनॉमिक पार्टनरशिप का नाम आ रहा है तो इट हैज़ टू डू समथिंग विद इकोनॉमी। तो इकोनॉमिक पार्टनरशिप अमंग द एशियन पैसिफिक नेशंस में रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप थी, जो एक बेसिकली फ्री ट्रेड अग्रीमेंट है, एक तरह का फ्री ट्रेड ट्रीटी साइन की जाएगी जहाँ पर ये नेशंस आपस में जो है फ्री ट्रेड कर सकते हैं रिगार्डिंग सम गुड्स एंड सर्विसेज, राइट? विच ऑफ द फॉलोइंग आसियान कंट्रीज हैज द स्मॉलेस्ट लैंड एरिया? कौन सी आसियान कंट्री का लैंड एरिया सबसे छोटा है? ब्रुनेई, सिंगापुर, लाओस या टिमोर लेस्टे? It is A, Brunei. Brunei has the smallest land area among all the ASEAN countries. What is the significance of the ASEAN Way? एक टर्म है जो बहुत कॉमनली यूज़ की जाती है कि आसियान वे, आसियान का तरीका चीज़ों को करने का। तो उसकी सिग्निफिकेंस क्या है? रीजनल कल्चरल फेस्टिवल है ये एक कंसेंसस बेस्ड अप्रोच है, ये एक डिफेंस स्ट्रैटेजी है या फिर ये एक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क है? इट इज़ अ कंसेंसस बेस्ड अप्रोच और ये आसियान वे नॉन इंटरफेरेंस की बात करता है और इनफॉर्मल डिसीजन मेकिंग की बात करता है और कंसेंसस बिल्डिंग की बात करता है, सॉरी, राइट। तो ये तीन चीज़ें आपने याद रखनी। आसियान वे एम्फसाइजेस ऑन व्हाट 3 कॉन्सेप्ट्स, ये चीज़ें। तो इसमें से इन चारों में से दिस वाज द ऑप्शन विच वाज बेस्ट फिटिंग। क्वेश्चन नंबर 10, विच आसियान मेंबर हैज़ द हाईएस्ट नंबर ऑफ एक्टिव वॉल्केनोज? आंसर यहीं पर दिख गया, ये मैं हटाना भूल गई। Indonesia, which lies on the ring of fire in the Pacific Ocean, Indo-Pacific Ocean, आपका इंडोनेशिया उसी बेल्ट में लाई करता है एंड रिंग ऑफ फायर पे लाई करता है। यहाँ पे आपकी दो प्लेट्स जो है वो मीट कर रही हैं, तो एक आपकी डिस्ट्रक्टिव बाउंड्री जो है बन रही है। तो प्लेट टेक्टोनिक्स की थ्योरी के अकॉर्डिंग तो वहाँ पर जो है मैक्सिमम नंबर ऑफ एक्टिव वॉल्केनोज आपको मिलेंगे। When was SAARC established? SAARC की एस्टैब्लिशमेंट कब हुई थी? SAARC की एस्टैब्लिशमेंट हुई थी दिसंबर 1985 में, राइट? दिस इज डायरेक्ट क्वेश्चन, इसमें समझाने वाला कुछ नहीं है। विच कंट्री होस्टेड द फर्स्ट SAARC समिट? आंसर यहीं पर दिया हुआ है, ढाका। ढाका इज द कैपिटल ऑफ बांग्लादेश। सो ढाका बांग्लादेश में SAARC का पहला समिट हुआ था दिसंबर 1985 में। विच SAARC कंट्री हैज़ द हाइएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी? कौन सी SAARC कंट्री की पॉपुलेशन डेंसिटी सबसे ज़्यादा है? मालदीव्स की, भूटान की, बांग्लादेश की कि इंडिया की? बांग्लादेश की पॉपुलेशन डेंसिटी सबसे ज़्यादा है।
द सार्क सेक्रेटेरिएट इज लोकेटेड इन विच सिटी? सार्क का सेक्रेटेरिएट कौन सी सिटी में लोकेटेड है? अगेन अ डायरेक्ट क्वेश्चन. इट इज लोकेटेड इन काठमांडू इन नेपाल. What is the main focus of SAARC's social charter? अब सोशल की बात आ गई तो इट हैज टू डू समथिंग विद द सोशल डायमेंशंस. क्या ये ट्रेड लिबरलाइजेशन की बात करता है? नो. क्या ये क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन की बात करता है? नो. क्या ये डिफेंस कोऑपरेशन की बात करता है? नो. सोशल चार्टर की जब बात आ गई तो सोशल इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम्स की बात होगी, ह्यूमन डेवलपमेंट की बात होगी. तो पावर्टी एलिविएशन एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इज द करेक्ट आंसर. Which SAARC nation is the largest producer of tea? चाय सबसे ज्यादा कहाँ प्रोड्यूस, कौन से सार्क नेशन में प्रोड्यूस की जाती है? नेपाल में, इंडिया में, श्रीलंका में कि बांग्लादेश में? इंडिया इज द लार्जेस्ट टी प्रोड्यूसर अमंगस्ट ऑल द सार्क नेशंस. Which SAARC nation has not yet hosted a SAARC summit? कौन सा सार्क नेशन इसने अभी तक सार्क समिट होल्ड नहीं करा है? अफगानिस्तान, भूटान, मालदीव्स या नेपाल? इट इज अफगानिस्तान विच इज ऑल्सो द मोस्ट रिसेंट मेंबर ऑफ सार्क. आप मुझे बताओगे अफगानिस्तान ने सार्क कब ज्वाइन करी? विच ईयर डिड अफगानिस्तान ज्वाइन द सार्क? नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं. ओके. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ सार्क? इनमें से कौन सी भाषा जो है सार्क की ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं है? हिंदी, इंग्लिश, उर्दू या बंगाली? इट इज बंगाली. English is the official language of SAARC and Hindi and Urdu are largely regional languages spoken in the SAARC countries. Bengali is not the official language of SAARC. Which SAARC country has the lowest GDP per capita? कौन सी SAARC कंट्री का GDP per capita सबसे कम है? भूटान का, नेपाल का, श्रीलंका का कि अफगानिस्तान का? नेपाल का GDP per capita सबसे कम है. What is the focus of SAARC Food Bank? SAARC Food Bank का फोकस क्या है? ट्रेड एंड एग्रीकल्चरल गुड्स, emergency food security, export subsidies या climate resilience? SAARC Food Bank का फोकस है emergency food security. राइट. किसी देश में जो है कोई पेस्ट अटैक हो गया या ड्राउट की वजह से या फ्लड्स की वजह से या किसी और नेचुरल डिजास्टर की वजह से जो है फूड शॉर्टेजेस हो गई, तो फूड सिक्योरिटी में जो इमरजेंसी सर्विसेज है वो प्रोवाइड करेगा ये सार्क फूड बैंक. राइट. Which SAARC country has been the largest recipient of South Asian Association for Regional Cooperation Development Fund? जो SDF ग्रांट्स हैं कौन सी नेशन को सबसे ज़्यादा मिली हैं? इंडिया को, नेपाल को, पाकिस्तान को कि अफगानिस्तान को? ये सबसे ज़्यादा मिली हैं नेपाल को फॉर इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स. सार्क डिजास्टर मैनेजमेंट सेंटर इज विच कंट्री? सार्क का जो डिजास्टर मैनेजमेंट सेंटर है वो कौन सी कंट्री में लोकेटेड है? नेपाल में, इंडिया में, भूटान में कि पाकिस्तान में? इट इज लोकेटेड इन इंडिया. ठीक है. आप मुझे बताओगे कौन से शहर में है ये? विच सिटी इज दिस डिजास्टर मैनेजमेंट सेंटर लोकेटेड इन? दो सवाल पूछे. अफगानिस्तान ने सार्क कब ज्वाइन करी और ये डिजास्टर मैनेजमेंट सेंटर कौन सी सिटी में है? ओके. व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द आसियान ग्रीन इनिशिएटिव लॉन्च इन 2024? आसियान का जो ग्रीन इनिशिएटिव लॉन्च हुआ था 2024 में, उसका जो है ऑब्जेक्टिव क्या है? इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ ट्रांसपोर्ट यानी ई व्हीकल्स को प्रमोट करना, फॉरेस्ट एंड बायोडाइवर्सिटी कॉन्जर्वेशन यानी इकोसिस्टम कॉन्जर्वेशन, ओशनिक पोल्यूशन को मैनेज करना या एयर क्वालिटी को मॉनिटर करना. तो जो ग्रीन इनिशिएटिव लॉन्च किया गया 2024 में, इसका जो पर्पस है वो है फॉरेस्ट एंड बायोडाइवर्सिटी कॉन्जर्वेशन. एंड दे प्लान ऑन प्लांटिंग 10 मिलियन ट्रीज अक्रॉस साउथ ईस्ट एशिया. साउथ ईस्ट एशिया में 10 मिलियन से ज़्यादा ट्रीज प्लांट करने की बात हो रही है. Which ASEAN nation signed a defense agreement with US in early 2024? कौन से आसियान नेशन ने एक डिफेंस एग्रीमेंट साइन किया यूएस के साथ 2024 में? मलेशिया ने, इंडोनेशिया ने, थाईलैंड ने कि सिंगापुर ने ये साइन किया है? अगेन इंडोनेशिया ने. Indonesia has signed a defense agreement to strengthen regional security and cooperation और maritime issues को resolve करने के लिए यूएस के साथ. Which sector saw a joint cooperation push under the 2024 ASEAN Economic Community Blueprint? ASEAN का एक इकोनॉमिक कम्युनिटी ब्लूप्रिंट जो था वो बनाया गया था 2024 में. तो कौन से सेक्टर को एक जॉइंट कोऑपरेशन का पुश मिला है? एग्रीकल्चर को, एनर्जी को, फाइनेंस को कि फिशरीज को? ये मिला है फाइनेंस को. फाइनेंस को जो है पुश दिया गया है इस ब्लूप्रिंट के अंडर. What was the focus of ASEAN India Summit held in September 2023? सितंबर 2023 में जो आसियान और इंडिया समिट हुआ था उसका क्या फोकस था? 2023 का पूछ रही हूँ, ठीक है, 2024 का नहीं.
ट्रेड पॉलिसीज, डिजिटल एंड स्पेस कोऑपरेशन, रीजनल डिफेंस अलायंसेस, एजुकेशनल एक्सचेंज प्रोग्राम्स। तो जो आसियान इंडिया समिट हुआ था सितंबर 2023 में, उसका फोकस था डिजिटल एंड स्पेस कोऑपरेशन। इंडिया एज अ लीडर इन दीज टेक्नोलॉजीज एंड आसियान के साथ इसी चीज़ में हम कोऑपरेशन जो है बनाने की कोशिश कर रहे हैं। Which two ASEAN nations were the first to establish diplomatic ties with Israel? इनमें से कौन से दो आपके आसियान नेशन है जिन्होंने इसराइल के साथ डिप्लोमेटिक टाइज जो है एस्टैब्लिश करे थे और रिकग्नाइज करा था कि इसराइल जो है एक इंडिपेंडेंट सॉवरेन कंट्री है? सिंगापुर थाईलैंड ने, मलेशिया वियतनाम ने, इंडोनेशिया एंड म्यांमार ने, कंबोडिया एंड लाओस ने। ये थे सिंगापुर एंड थाईलैंड। सिंगापुर एंड थाईलैंड वर द फर्स्ट आसियान नेशंस टू एस्टैब्लिश डिप्लोमेटिक टाइज विद इसराइल। Which organization has a higher intra-regional trade percentage? इनमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन का सबसे ज़्यादा इंट्रा रीजनल ट्रेड परसेंटेज है? सार्क का, आसियान का, बिम्स्टेक का कि एससीओ का? तो ये है आसियान। इट हैज़ ऑलमोस्ट 25% ऑफ इंट्रा रीजनल ट्रेड परसेंटेज। सार्क का सिर्फ 5% है। बिम्स्टेक एंड एससीओ स्टिल स्मॉलर ऑर्गेनाइजेशंस, तो इनका जो है इतना ज़्यादा नहीं है इंट्रा रीजनल ट्रेड परसेंटेज। ओके, विच साउथ एशियन कंट्री इज नॉट अ सार्क मेंबर? कौन सी साउथ एशियन कंट्री जो सार्क की मेंबर नहीं है? भूटान, मालदीव्स, म्यांमार की अफगानिस्तान? अगर आपको ध्यान हो तो म्यांमार जो है वो बिम्स्टेक की मेंबर है, आसियान की मेंबर है, बट सार्क की मेंबर नहीं है। इट इज नॉट अ मेंबर ऑफ सार्क। ओके, and the last question for today, where was the 45th ASEAN summit held in 2024? again मैं हटाना भूल गई। तो ये था वियनशियन लाओस में एंड एलडीआर लाओस डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। तो प्रधानमंत्री जी मोदी जी यहाँ गए हुए थे एंड अगेन आसियान वे को प्रमोट किया गया। इंडिया आसियान के टाइज को कोऑपरेशन को जो है आगे फर्दर करने की बात की गई। सो 45th आसियान समिट वाज हेल्ड इन वियनशियन विच इज़ इन लाओस, राइट? सो दैट इज़ ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच एंड आई होप तैयारी आप सबकी बहुत अच्छे से चल रही होगी। हमारा इसके साथ साथ एक ऑफलाइन OMR बेस्ड टेस्ट सीरीज़ भी चल रहा है। उसके लिए आप नीचे दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हो या दिए गए एड्रेस पे विजिट कर सकते हो। अपनी क्वेरीज लेकर इंक्वायरी डाल सकते हैं आप। हमारी ब्रांच जो है इट इज़ ऑपोजिट साइंस कॉलेज नेक्स्ट टू स्प्रिंगडेल स्कूल इन अम्बवाली गली एंड पेपर सिर पर है। सो आई वुड रिक्वेस्ट कि थोड़ी सी अपनी स्पीड बढ़ा लो, राइट? बहुत सारे बच्चे हैं पूछते हैं क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है। करंट अफेयर्स का कोई लिमिट नहीं है, स्टैटिक जीके का कोई लिमिट नहीं है, वो कुछ भी पूछ सकते हैं, कहीं से भी पूछ सकते हैं। तो जितना पढ़ सकते हो, जितना रिवाइज कर सकते हो करो। बाकी वीडियो को लाइक करें, अपना शेयर करें, कमेंट करें। कोई भी डाउट लगता है, कोई भी ऐसा टॉपिक लगता है जो आपको लगता है हमें कवर करना चाहिए और इम्पॉर्टेंट है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, आप बोल सकते हैं। वी विल ट्राई मेकिंग अ वीडियो ऑन दोज टॉपिक्स पहले। एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। अपने नियर एंड डियर वंस के साथ वीडियो को शेयर करें, फ्रेंड्स के साथ, फैमिलीज़ के साथ, नेबर्स के साथ, जिसके साथ कर सकते हैं। एंड हैप्पी लर्निंग ऑल ऑफ यू। आई विल सी यू ऑल टुमारो। टेक केयर, बाय बाय।